वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम क्लास 12th की होम साइंस का चैप्टर नंबर 1 कार्य आजीविका तथा जीविका के एमसीक्यूज़ करेंगे। तो चलिए अपने एमसीक्यूज़ जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है मिलान कीजिए। तो मिलान करना है हमें मैचिंग करनी है। ये यहाँ पे दिया हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनमें से किसका होगा? अगर आपको आंसर पता है तो जल्दी से जाओ और कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए। आई होप आपने बता दिया होगा। तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का मिलान हम किससे करेंगे? सेकंड वाले से, क्योंकि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ में हमें बालिका की सुरक्षा के बारे में ही बताया गया है। फिर सेकंड है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। अब कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का किससे करेंगे हम मिलान? इसका मिलान हम तीसरे वाले से करेंगे, ठीक है। क्योंकि तीसरे वाले से क्यों करेंगे? क्योंकि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो था ये किस लिए खोला गया था? ये इसलिए खोला गया था कि जो बालिकाएं अपनी पढ़ाई को बीच में, अपनी शिक्षा को बीच में करते करते बीच में रोक दिया गया है उनकी शिक्षा को, वो दोबारा से पढ़ सकें, ठीक है। इसलिए इस विद्यालय को खोला गया था। तो तीसरा क्या है? सर्व शिक्षा अभियान या समग्र शिक्षा। फिर देखिए, फिर उसके बाद सी है मानव और मशीन का सामंजस्य। मानव और मशीन का सामंजस्य किससे होगा? ये होगा चौथे से, सुकार्यिकी। सुकार्यिकी से होगा मानव और मशीन का सामंजस्य। फिर है डी नया और नवप्रवर्तकवाद स्थापित करना। इसका किससे होगा? जो लास्ट वाला बचा है उद्यमिता, इसी से इसका मिलान हम कर देंगे। तो अब हमने यहाँ पे मिलान किया, ए का हमने किया सेकंड से, तो ए का सेकंड है हमारे पास सी ऑप्शन में, ठीक है, और डी ऑप्शन में, दो में है। फिर हम तो ऊपर के ये जो दो हैं ये तो कट हो गए ना। फिर बी का हमने किया था तीसरे से, तो बी भी दोनों में ही तीसरे में है। फिर सी का हमने किया था चौथे से, तो चौथा भी है, तीन दोनों में ही है, ये तीनों सिमिलर। तो डी का हमने किया था अपना पहले से, तो डी का पहले से। तो इन दोनों ऑप्शंस में क्या बात हो रही है? इन दोनों ऑप्शंस में बिल्कुल सेम है, मतलब दोनों ही करेक्ट है। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, एक मिसप्रिंट हो गया है गलती से, तो आप ये जो सी ऑप्शन है ना, इसमें डी वाले को ऐसे सेकंड कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये डी को हमने सेकंड से किया है सी वाले में, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिसप्रिंट हो गया है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आप सभी से। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारे पास मिलान कीजिए। दोबारा से मैचिंग आ गई है। मैचिंग में देखिए, ए है फल सब्जियां दालें व गेहूं। तो फल सब्जियां दालें और गेहूं जो है वो किससे मिलान करेंगे हम? नकदी महत्व की फसलें, जो नकदी फसलें हैं उनसे इनका मिलान होगा, ठीक है। ये जो फल सब्जियां ये किस में आती हैं? नकदी महत्व की फसलों में। फिर है चाय कॉफ़ी इलायची व रबड़। तो चाय कॉफ़ी इलायची व रबड़ किस में आएगी? आर्थिक महत्व की फसलों में। तो ये चौथे से कर देंगे हम बी का मिलान। फिर उसके बाद सी जो है शोला शिल्प। शोला शिल्प किस में आएगा? हमारा उड़ीसा। उड़ीसा में हमारा शोला शिल्प आ जाएगा। आपको पिक्चर भी जो है वो अच्छे से देखनी है। एक पिक्चर एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें पिक्चर्स के नीचे ही लिखा हुआ है कि ये कौन से ये जो शिल्प है ये किस राज्य का है, ठीक है। फिर नारियल शिल्प है। नारियल शिल्प किस में आएगा? हमारा केरल में। तो यहाँ से हमारी ये मैचिंग भी पूरी होती है। अब इसके सही विकल्प चुन लेते हैं। इसका सही विकल्प क्या होगा? ए को मिलाया हमने थर्ड से, तो थर्ड यहाँ पे किस किस ऑप्शन में दिख रहा है? मेरे को थर्ड दिख रहा है बी में खाली, ठीक है। फिर बी, जो बी ऑप्शन है उसमें मेरे को ए में दिख रहा है थर्ड। तो फिर है बी को हमने फोर्थ से मिलाया था, सेम चीज़ दिख रही है। फिर सी को हमने फर्स्ट से मिलाया था और डी को सेकंड से। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, डैश वह क्षमताएं हैं जो लोगों को समुचित तरीके से व्यवहार करने योग्य बनाती हैं, विशेष रूप से उन परिस्थितियों में जो उनके लिए चुनौतीपूर्ण होती हैं। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से जाके कमेंट में बताइए। चलिए अब इसका सही आंसर देख लेते हैं। देखिए, जो ऐसी परिस्थितियां हमारे पास आ जाती हैं, कभी कभार चुनौतियां आ जाती हैं, तो उन विशेष परिस्थितियों में विशेष परिस्थितियों को हम हैंडल किस चीज़ से कर लेते हैं? जीवन कौशल से।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीवन कौशल। अगला है हमारे पास अनुवांशिकी और जनन अंगों के आधार पर जैविक वर्ग से संबंधित है। आगे डैश दिया था अनुवांशिकी और जनन अंगों। अनुवांशिकी और जनन अंगों मीन्स जो हमारे जन्म सिद्ध अंग हैं जिससे लड़का और लड़की में भेद किया जाता है, उनके बारे में बात की गई है। तो इनसे संबंधित क्या है, इन दोनों ही चीज़ों से संबंधित होता है हमारा लिंग। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। हम पहचान कैसे करते हैं, लिंग से पहचान करते हैं, ठीक है। तो ये जो डैश था इसमें आ जाएगा लिंग अनुवांशिकी और जनन अंगों के आधार पर जैविक वर्ग से संबंधित है, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास जीवन की दैनिक आवश्यकता और चुनौतियों से निपटने के लिए सहायक है। तो जीवन की दैनिक आवश्यकता और चुनौतियों से निपटने के लिए क्या सहायक होता है, जो डेली बेस में हमारे सामने चुनौतियां आती रहती हैं, आवश्यकताएं होती हैं हर रोज़ाना की, उससे निपटने में क्या सहायक होगा, जीवन कौशल। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, जीवन कौशल। ठीक, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास दक्षता को कार्यस्थल पर डैश से बढ़ाया जा सकता है। तो दक्षता को कार्यस्थल पर किससे बढ़ाया जा सकता है, जल्दी से बताइए अगर आपको पता है तो देखते हैं इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए है अर्थशास्त्र, बी है जैव गतिकी, सी है नाटकीय कला और डी है सुकार्यिकी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सुकार्यिकी। हम दक्षता को कार्यस्थल पर कैसे बढ़ा सकते हैं, सुकार्यिकी के द्वारा हम दक्षता को कार्यस्थल पर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न है सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाएं प्रत्येक समाज में विभिन्न डैश का व्यवहार तय करती हैं। तो सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाएं समाज में किस चीज़ का व्यवहार तय करती हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका बड़ा ही सरल सा उत्तर होगा, अगर आपको पता है तो जल्दी से जाओ और कमेंट करके बताओ। तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए ऑप्शन ए है विद्यार्थियों, बी है जेंडर, सी है सहोदारों और डी है मजदूरों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जेंडर। जो सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाएं हैं उन्होंने समाज में क्या किया है, जेंडर के उससे विभाजन किया है कि जो लड़कियां हैं उनको बचपन से सिखाया जाता है कि तुम्हें लड़कियों घर के काम करने हैं, और लड़कों को बचपन से सिखाया जाता है कि नहीं तुम्हें बाहर के काम करने हैं, तुम काफ़ी ताकतवर हो। ये सभी चीज़ें हम सिखाते हैं। आपने कभी नोटिस किया हो तो जो लड़के होते हैं अगर वो बचपन में नेल पेंट लगा लेते हैं तो उन्हें साफ साफ मना किया जाता है कि नहीं तुम्हें नेल पेंट नहीं लगाने क्योंकि तुम लड़के हो, और ये सभी श्रृंगार की चीज़ें लड़कियों की हैं। तो ये सारी चीज़ें जो भेदभाव किया जाता है ये हमारे समाज के अंदर से ही आता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कार्य को समाज अथवा अन्य लोगों के लिए उपयोगी होता है जिसमें जिम्मेदारी से किया जाता है और करने वाले के लिए आनंददायक भी होता है, उसे डैश कहते हैं। तो ये पूरी की पूरी एक डेफिनेशन आ गई है, आपके पास परिभाषा आ गई है। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा बी अर्थपूर्ण कार्य। क्योंकि अर्थपूर्ण कार्य का मतलब क्या होता है, ऐसा कार्य है जिसको हम समाज के लिए करते हैं, साथ ही साथ उसमें हमारा आनंद होता है, मनोरंजन होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अर्थपूर्ण कार्य, ठीक है। अगला प्रश्न है डैश भारतीय गांवों के परंपरागत व्यवसाय में से एक है। तो भारतीय के परंपरागत व्यवसाय में से कौन सा एक है, यहाँ पे हमें पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है फैशन डिज़ाइनिंग, दूसरा है ओरिगेमी, तीसरा है इबाना और चौथा है हस्तशिल्प। तो इसका सही उत्तर होगा हस्तशिल्प। जो हस्तशिल्प है वो भारतीय गांवों के परंपरागत व्यवसाय में से एक है। अगला प्रश्न आ जाता है हमारे सामने, एक व्यक्ति का नौकरी से संतोष अथवा असंतोष का अनुभव उसके डैश से काफ़ी प्रभावित होता है। तो संतोष और असंतोष के बारे में बात कर दी गई, तो इसका मतलब ये क्या है, मनोवृत्ति है। तो मनोवृत्ति यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि एक व्यक्ति जो नौकरी करता है उसके सोच के ऊपर ही सारा का सारा उसके सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी नौकरी से संतुष्ट है या नहीं।
अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों, दूरदराज क्षेत्रों और समाज में प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने वाली बालिकाएं जो कभी विद्यालय में दाखिल नहीं हुई हैं या विद्यालय छोड़कर चली गई हैं को प्राथमिक शिक्षा तक आवासीय विद्यालयों में शिक्षित करने की भारत सरकार की एक योजना डैश है। तो इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी से जाओ और कमेंट बॉक्स में बता के आओ। तो मैं मानती हूँ कि आप सभी ने बता दिया होगा। अब इसका जो सही उत्तर है वो देख लेते हैं। नंबर ए है समेकित बाल विकास सेवाएं, बी है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, सी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और डी है राष्ट्रीय सेवा योजना। तो ऑप्शन नंबर ए और जो डी है उसको बिल्कुल कट कर दो। अब 2 बज गए, तुम्हारे पास 50-50 हो गया है। अब तो आता ही होगा ज़रूर, पक्का पक्का। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है वो इसका सही उत्तर है। क्योंकि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है वो योजना किस लिए जारी की गई थी, वो योजना इसलिए बनाई गई थी ताकि जो बालिकाएं हैं उनकी सुरक्षा हो सके और साथ ही साथ वो शिक्षा भी प्राप्त कर सके। लेकिन जो दूरदराज गाँव में रहते हैं या वो स्कूल जाती थी और फिर उन्होंने किसी कारणवश बीच में छोड़ दिया अपना स्कूल जाना, उन बालिकाओं के लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो है वो खोला गया है। और कस्तूरबा गांधी विद्यालय की शॉर्ट फॉर्म क्या है, KGBV। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है, ये भी आपको याद रखनी है, MCQs में ये भी पूछा जा सकता है। अब आ जाते हैं अपने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पर। तो केस स्टडी बेस्ड जो है ये आपके पेपर में ज़रूर पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे आपके लिए ये दोनों जो प्रश्न हैं, ये दोनों जो केस स्टडी हैं ये बनाए हैं। ये पहला है और दूसरा भी हमारे पास। तो पहले पहला देख लेते हैं। उद्यमिता एक नया नवप्रवर्तक उत्पाद या सेवा स्थापित करने का कार्य है। उद्यमियों का कार्य किसी उत्पाद के उत्पादन या डिज़ाइन प्रतिरूप में आविष्कार द्वारा बदलना होता है अथवा नई तकनीक विधियों सुधारों द्वारा नई उपयोगी वस्तु या पुरानी को नए तरीके से बनाना होता है। एक उद्यमी व्यक्ति वह है जो इस प्रकार के परिवर्तनों को एक उद्यम या व्यवसाय के माध्यम से पूरा करता है। उद्यमी संसाधनों और या अर्थव्यवस्था को अपनी कुशल बुद्धि से जुटाता है और इसे जीविका के लिए लक्ष्य बनाता है। एक उद्यमी व्यक्ति होता है जो एक नए विचार को वास्तविकता का रूप देने का जोखिम उठा सकता है। एक उद्यमी नवप्रवर्तक रचनात्मक, सुव्यवस्थित और जोखिम उठाने वाला व्यक्ति होता है। तो यहाँ से ये हमने पैराग्राफ जो है ये पूरा रीड कर लिया। अब इसके ऊपर हमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो दिए जाएंगे, तो वो क्वेश्चंस ये आपके सामने आ जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, इनमें से किसके द्वारा उद्यमिता को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। तो उद्यमिता को किसके द्वारा अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। पहला ऑप्शन है आविष्कार, बी है घरेलू कामकाज, सी है निराशावाद और डी है मनोरंजन। नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक उद्यमी के लिए अवरोध है। तो एक उद्यमी के लिए अवरोध कौन सा है, ये इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए है मजबूत समर्थन तंत्र, बी है यथार्थवादी होना, सी है लचीला विनम्र होना और चौथा है कड़ी मेहनत करने की अनिच्छा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से जाकर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, कड़ी मेहनत करने की अनिच्छा, क्योंकि अवरोध का मतलब होता है रुकावट। अब उद्यमी जो व्यक्ति है उसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, मजबूत समर्थन होता है, उसके अंदर विनम्रता होती है, इसीलिए यहाँ पे कड़ी मेहनत करने की अनिच्छा होगा। अगर यहाँ पे इच्छा होता ना तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता, लेकिन यहाँ पे अनिच्छा है, यानी कि उसके अंदर कड़ी मेहनत करने की कोई इच्छा नहीं है, इसीलिए ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका सही उत्तर है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन एक व्यक्ति को नया उद्यम शुरू करने की सहायता प्रदान नहीं कर सकता। तो कौन सा संगठन जो है एक व्यक्ति को उद्यम शुरू करने के लिए सहायता नहीं कर सकता।
कर सकता नहीं कर सकता, तो नहीं को खासकर ध्यान रख के हमें पढ़ना है पूरा प्रश्न। कभी आप नहीं ना पढ़ो तो आपका जो आंसर है वही गलत हो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर ए है बैंक, बी है स्वैच्छिक संस्थाएं, सी है राजकीय एजेंसियां एंड डी है हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। जो बैंक है हमारा वो भी कर देगा, अगर व्यक्ति के पास सही कागजात है तो बैंक भी उसकी सहायता करेगा। स्वैच्छिक संस्थाएं क्या होती है? स्वैच्छिक संस्थाएं वो होती हैं जो बिना किसी लाभ के दूसरों की भलाई करती हैं, यानी कि उनको उससे कोई लाभ नहीं मिलता है फिर भी वो दूसरों की भलाई करते हैं, उनको स्वैच्छिक संस्थाएं कहते हैं। तो व्यक्ति की वो भी मदद जो है वो कर देंगे, राजकीय एजेंसियां भी कर देंगे। लेकिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अब स्वास्थ्य का एक उद्यम शुरू करने से कोई संबंध नहीं है, इसलिए जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो अपनी सहायता प्रदान नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के प्रमुख उद्यमी है। अब भारत के प्रमुख उद्यमी के इनके नाम हमें हमारी बुक में एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं। अगर आपको याद है तो आप जल्दी से बताइए कमेंट करके, देखते हैं। तो इनके ऑप्शन नंबर ए है श्रीमान नारायण मूर्ति, बी है श्रीमान JRD टाटा और सी है श्रीमान स्वामी नारायण। तो डी है उपरोक्त ए व बी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त ए व बी, क्योंकि जो श्रीमान नारायण मूर्ति हैं और साथ ही साथ जो श्रीमान JRD टाटा हैं, ये दोनों ही क्या हैं? भारत के प्रमुख उद्यमी हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए हमारे पास हमारा केस स्टडी बेस्ड दूसरा जो है पैराग्राफ ये भी हमें दे दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि चैप्टर 1 जो है होम साइंस का ये वाला जिसके मैं MCQ करा रही हूँ, इसके जो एक्सप्लेनेशन है वो अपलोड कर दी गई है, उसे भी जाके देख लीजिए, तभी आपका MCQ देखने का फ़ायदा होगा। और वो जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको नोट्स के साथ प्रोवाइड की गई है, हैंड रिटन नोट्स जो है वो आपको मिल रहे हैं। तो देरी किस बात की है, जल्दी से जाइए और उसे भी देख लीजिए। अब देखते हैं हमारे पैराग्राफ को। साक्षरता, समानता, असमानता, यौन उत्पीड़न और कन्या भ्रूण हत्या जैसे मुद्दों को सही तरीके से नहीं उठाया गया तो महिलाओं का उत्थान लगभग असंभव है। पहले के दशकों के दौरान महिलाओं के लिए कार्यक्रम कल्याणकारी दृष्टिकोण की ओर लक्षित थे। धीरे धीरे वे अवसर की समानता और फिर अंत में विकास के दृष्टिकोण पर आधारित हो गए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV, सर्व शिक्षा अभियान SSA, समग्र शिक्षा के अंतर्गत भारत सरकार की एक योजना है। एक अन्य योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ BBBP यानी कि BBB और फिर P भी भारत सरकार की एक ही योजना है। तो यहाँ पर हमारा जो पैराग्राफ है उससे हमें पता चलता है कि महिलाओं के लिए सरकार ने क्या क्या जो कदम है वो उठाए गए हैं। तो चलते हैं अपने MCQs की तरफ। पहला प्रश्न है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष डैश में शुरू की गई। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कौन से वर्ष में शुरू की गई थी ये योजना जो शुरू की गई थी वो कौन सा वर्ष था? जल्दी से जाकर कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको पता है तो। नहीं पता है तो चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 2004, बी है 2015, सी है 2005 और डी है 2010। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 2015। 2015 में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है ये योजना सरकार के द्वारा क्या की गई थी? शुरू की गई थी। ठीक है, अब इसी के अथवा में भी हमें प्रश्न जो है वो दे दिया है। अथवा में प्रश्न क्या दिया है? प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने वाली या विद्यालय छोड़ चुकी लड़कियों के लिए सर्व शिक्षा अभियान SSA या समग्र शिक्षा के तहत कौन सी योजना आती है? तो मैं आपको अगर एक बात बताऊं तो विद्यालय छोड़ चुकी हुई लड़कियां हैं उनके लिए सरकार ने कौन सी योजना प्रारंभ की है? अगर आपको इतना याद है ना तो आपको इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल पक्का पता होगा। अगर नहीं पता है तो बस इतनी सी बात याद कर लीजिए कि विद्यालय छोड़ चुकी लड़कियों के लिए जो सरकार है उन्होंने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो योजना है उसे शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा सही हो जाएगा KGBV। ठीक है, अब अगला प्रश्न है श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ महिलाओं का एक संगठन है
यह डैश का एक उदाहरण है। तो ये जो पूरा पूरा संगठन हमें बता दिया इसका नाम, ये किस चीज़ का उदाहरण है, ये उदाहरण होगा संगठित महिला सशक्तिकरण। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। अब चलते हैं अपने इस वीडियो के आखिरी MCQ पर। तो हमारा आखिरी प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV भारत सरकार द्वारा 2009 में पारित डैश कानून को लागू करने में भी सहायक है। तो आपको इस प्रश्न से एक बात और पता चलती है कि 2009 में जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है इसे पारित किया गया था, और इसी के साथ दूसरा कानून, इसी के साथ जो एक और कानून है उसे भी लागू करने में काफ़ी सहायक रहा है। तो उस कानून के बारे में हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है बोलने का अधिकार, बी है उद्यमशीलता का अधिकार, सी है शिक्षा का अधिकार और डी है समानता का अधिकार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा का अधिकार। राइट टू एजुकेशन जो था कानून वो इस KGBV के तहत लागू किया गया था। ये जो MCQs है ये तो हो जाते हैं कंप्लीट, लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो इसके आगे के MCQs हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट 2 में मिल जाएंगे। पार्ट 1 था ये, पार्ट 2 में मिल जाएंगे, बिकॉज हम 50+ MCQs जो हैं वो आपके करा रहे हैं चैप्टर 1 के होम साइंस के। तो आपको इसका पार्ट 2 में आगे के प्रश्न जो हैं वो मिल जाएंगे। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए और साथ ही साथ वीडियो को कर दीजिए लाइक, क्योंकि हमारी भी बहुत मेहनत लगती है। जब आपकी लाइक्स और कमेंट्स को हम देखते हैं तो हम भी काफ़ी मोटिवेट हो जाते हैं। तो इसीलिए एक लाइक का बटन प्रेस करते हुए आपका कुछ नहीं जाएगा, आप एक लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, ताकि हम भी जो है वो कमेंट पढ़ के मोटिवेट हो सके और आपके लिए इसी तरीके की वीडियोस ला सके हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।